ऐसे ही एक दिन सिद्धार्थ राधा को पिज्जा खिलाने बाहर नहीं ले जाता और जब लौट कर आता है तो राधा के लिए पिज्जा लेकर आता है। राधा और उसकी सास सुनीता बाजार जाती हैं। तभी राधा पिज्जा की दुकान देखकर अपनी सास को कहती है, माँ जी वहाँ देखिए पिज्जा की दुकान, चलें क्या पिज्जा खाने? बहुत दिन हो गए हैं पिज्जा खाए हुए। और जब राधा उसकी शॉप पर पिज्जा खाने जाती है तो उसे मना कर देता है और इस तरह राधा का कोकोनट वाला पिज्जा खाने का शौक ही खत्म हो जाता है। राधा को पिज्जा खाना बहुत पसंद था। वो महीने में एक बार तो पिज्जा जी भर कर खाया करती। ऐसे ही एक दिन सिद्धार्थ राधा को पिज्जा खिलाने बाहर नहीं ले जाता तो राधा लड़ने लगती है। मैंने आपसे कभी पिज्जा के अलावा कुछ और मांगा है क्या? महीने में बस एक बार ही पिज्जा खाते हैं, अब उसके लिए भी आपके पास वक्त नहीं है। वाह क्या पति है मेरा, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अच्छा, अब तुम्हें एहसास हुआ है? बहुत देर लगा दिया एहसास करने में। चलो कोई फायदा नहीं है पछताने का, जो होना था सो तो हो गया। तुम्हारी लाख कोशिश करने के बाद भी अब मैं तुम्हारा पति हूँ, पति। बेचारी। मैंने ऐसा कब कहा कि मैंने शादी के लिए मना किया था? अब आप मुझे अपनी बातों में फंसा रहे हो, ये गलत बात है। अच्छा, अब फंसा भी मैं रहा हूँ। लो कर लो बात। अरे यार, तुमने मुझे फंसाया है अपनी जुल्फों के जाल में। हाय क्या जुल्फे हैं तुम्हारी। हाय, आपकी इन्हीं बातों पे मैं फिदा हूँ। जब भी आप मुझसे ऐसे बात करते हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। ठीक है राधा, थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, मिलता हूँ शाम को। ठीक है, तुम खाना लगा के रखना, साथ में खाएंगे। तब तक तो मैं आ ही जाऊंगा। ठीक है जी, आप जाओ और जल्दी आना, और साथ में आते हुए पिज्जा भी लेते आना, वरना घर में आ जाओगे लेकिन अपना कमरा यहाँ है ये भूल जाना। अच्छा, तुम्हें याद है पिज्जा का? अभी तो बोल रही थी, जब भी मैं प्यार से बात करता हूँ ना तुम सब भूल जाती हो। झूठी कहीं की, झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अब आप जाइए, आपको देर हो रही होगी। जो कहा है वो याद से लेकर आना, वरना बाहर ही सो जाना। सिद्धार्थ जरूरी काम से बाहर चला जाता है और जब लौट कर आता है तो राधा के लिए पिज्जा लेकर आता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और ऐसे ही एक दिन राधा और उसकी सास सुनीता बाजार जाती हैं। तभी राधा पिज्जा की दुकान देखकर अपनी सास को कहती है, माँ जी वहाँ देखिए पिज्जा की दुकान, चलें क्या पिज्जा खाने? बहुत दिन हो गए हैं पिज्जा खाए हुए। मुझे नहीं खाना ये पिज्जा वगैरह। तुझे खाने का मन है तो सिद्धार्थ को बोल दियो, वो ऑफिस से आते वक्त ले आएगा। उनको नहीं कहना, बहुत बहाने बनाते हैं। वैसे भी पिज्जा गरम गरम ही अच्छा लगता है, वो हमेशा ठंडा पिज्जा लेकर आते हैं। चलिए ना माँ जी आज मेरे लिए, मुझे भी इसी बहाने गरम पिज्जा खाने को मिल जाएगा। कितना बहाने बनाती है तू बहू, वो भी एक पिज्जा के लिए। मुझे एक बात बता, तेरे घर वालों ने कभी तुझे पिज्जा नहीं खिलाया क्या? तू यहाँ पर अपनी सारी कसर पूरी कर रही है। माँ जी वक्त आने पर बताऊंगी, वो भी आराम से। अब पिज्जा खाने चले। राधा अपनी सास को जबरदस्ती शॉप पर ले जाती है और वहाँ जाकर कोकोनट पिज्जा ऑर्डर करती है। उस शॉप पर पिज्जा के साथ कोकोनट वाटर भी देती हैं, जिसे खाकर राधा को बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार राधा ने कोकोनट पिज्जा खाया था और उसे खाकर वो अपनी सास को कहती है, क्या पिज्जा था माँ जी, आपने इतना अच्छा और टेस्टी पिज्जा नहीं खाया। अगर आज अपने पिज्जा खाया होता तो आज पिज्जा की बात ही कर रही होती आप। बस कर बहू, इतनी तारीफ करेगी तो तुझसे कई गुना ज्यादा पैसे ले लेंगे ये लोग। तो अब चल घर। चलते हैं माँ जी, लेकिन जाने से पहले कोकोनट पिज्जा लेकर चलते हैं, साथ में नारियल पानी भी मिलेगा। मजा आ जाएगा, घर जाकर खाऊंगी। नहीं, अब कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं करेगी। कुछ देर पहले ही तो एक पूरा पिज्जा गटक गई, अब फिर से पिज्जा खाना है? ये क्या बात हुई? अब कोई पिज्जा नहीं मिलेगा। मैं किसी पिज्जा के लिए पैसे नहीं देने वाली। अब आप ऐसे कहेंगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि अब मेरी सासू माँ भी दूसरों की सास की तरह बात करने लगी, अपनी बहू को ताने देने लगी है। बंद कर अपनी नौटंकी, बहुत ड्रामे करती है बहू तू। जा अब एक पिज्जा ऑर्डर कर दे और घर चल, यहाँ से जल्दी निकलना है हमें। राधा खुश होकर अपना कोकोनट पिज्जा ऑर्डर करती है और कुछ देर बाद पिज्जा के साथ घर पहुँचती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और अब राधा को कोकोनट पिज्जा खाकर काफी दिन हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन सास और बहू बातें कर रही थी कि तभी उनके घर उनकी पड़ोसन जानकी आती है और कहती है, सुनीता बहन, कल आपको और आपकी बहू को हमारे घर आना है, क्योंकि कल मेरे पोते का जन्मदिन है। आप दोनों को जरूर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानकी बहन, जरूर आऊंगी। आपके पोते का जन्मदिन है, हम सास बहू जरूर आएंगे। लेकिन जानकी चाची आप बर्थडे पर क्या बनाओगी? वो क्या है ना, मुझे कोकोनट पिज्जा बहुत पसंद है, अगर आप मेरे लिए वही मंगवा दोगी तो मैं आ जाऊंगी। राधा, छोटे बच्चों का बर्थडे है,
वहाँ से तुझे पिज्जा खाने का मन है तो शॉप पर जाकर खाइयो। माँ जी अब जब बुला रही हैं तो मैंने सोचा सभी लोगों को उनकी पसंद का खाना खिलाया जाए। शायद इसीलिए मैंने भी अपनी पसंद बता दी। सुनीता बहन नादान है आपकी बहू, इसलिए ऐसा बोल दिया। खैर मैं उसे समझती हूँ। सुन बहू, जन्मदिन में हर किसी के पसंद का खाना नहीं बनता। लेकिन चाची मैं अपने जन्मदिन पर सभी को अपने पसंद का खाना खिलाऊंगी। सभी को पिज्जा पसंद है, इसीलिए मैं सभी को पिज्जा ही खिलाऊंगी। तुझे किसने कह दिया कि सभी को पिज्जा ही पसंद आता है खाने में, वो भी उटपटांग पिज्जा कोकोनट वाला। माँ जी सच बता रही हूँ, मुझे कोकोनट पिज्जा बहुत पसंद है। और जान के चाची, मैं आपके पोते के बर्थडे में जरूर आऊंगी, लेकिन आपको मेरे लिए कोकोनट पिज्जा लेकर आना होगा। लेकिन बहू पिज्जा तो सुना है, लेकिन ये कोकोनट पिज्जा क्या होता है, कैसा टेस्ट होता है, कभी खाया ही नहीं मैंने। किससे पूछ रही हो जानकी बहन, मत पूछो, अभी तो खा ही रही थी, पता नहीं कैसे कैसे खाना खाती है। ज्यादा नहीं माँ जी, बस एक बार खाकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि टेस्ट में बेस्ट है या नहीं और दूसरे पिज्जे से। राधा और सुनीता कोकोनट पिज्जा के बारे में बात करते हैं। जानकी इन दोनों की सारी बात सुनकर घर वापस चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब धीरे धीरे राधा अपनी सास को और पति को जबरदस्ती पिज्जा खिलाया करती। एक शाम राधा ने डिनर में कोकोनट पिज्जा मंगवाया था और उस पिज्जा को देखकर सिद्धार्थ कहता है, क्या बात है राधा, तुम्हारे चक्कर में अब हमें भी कोकोनट पिज्जा खाना पड़ेगा। मुझे पता नहीं है तुम्हें ये पागलपन कैसे लग गया। अरे ये पिज्जा खाने का, अरे नॉर्मल पिज्जा खाया करती थी, लेकिन अब कोकोनट पिज्जा चाहिए इनको। प्लीज सिद्धार्थ मेरे लिए खा लो, गुस्सा मत करो आप, वरना मुझे बुरा लगेगा। सिद्धार्थ आपको पता है ना, आप गुस्से में कितने हैंडसम लगते हो। तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जो ऐसी बात सुनकर पिघल जाऊंगा। अगर मुझे खाना नहीं मिला ना, तो तुम नहीं जानती मैं क्या क्या करूँगा। मतलब क्या है आपका? आप मुझे धमकी दे रहे हो? अगर आप मुझसे प्यार करते हो ना, तो मुझे धमकी नहीं दोगे और मुझसे प्यार से बात कीजिए। सिद्धार्थ और राधा जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनकी आवाज सुनकर वहाँ सुनीता आती है और वजह पता चलने पर सुनीता अपनी बहू से कहती है, बहू बात तो सिद्धार्थ बिल्कुल सही कह रहा है, तू अपने कोकोनट पिज्जा खाने के चक्कर में हमें भी जबरदस्ती खिलाई जा रही है। हमें नहीं खाना, बस इतनी सी बात है। हाँ, मुझे नहीं खाना तुम्हारे कोकोनट वाला पिज्जा। अरे यार वाहियात टेस्ट होता है इसका, पता नहीं तुम्हारे गले के नीचे कैसे उतर जाता है ये। इसका नाम सुनते ही ना मेरा तो मूड खराब हो जाता है, मेरा तो मन ही नहीं करता खाने का। मुझे नहीं खाना है, तुम खाओ। मेरा मन करता है खाने का, तो प्लीज मेरे कोकोनट पिज्जे को कुछ मत कहो, वरना बहुत बुरा होगा। अच्छा, तुम बुरा करोगी हमारे साथ? उससे पहले ना मैं कोकोनट वाले पिज्जा की दुकान बंद करवा दूंगा। अब मैं उस दुकान पे केस करने जा रहा हूँ। आपके केस करने से कुछ नहीं होता, वैसे भी उनका कोकोनट पिज्जा चलता है तभी तो बनता है, वरना क्यों ही बनता। हाँ ठीक है, मैं भी कल जाके ना पूछता हूँ आखिर ऐसा पिज्जा ना कौन कौन खा रहा है। अबे खा ही क्यों रहा है वैसे भी? अबे इतना बेकार पिज्जा बिक कैसे जाता है, ये पूछना तो पड़ेगा मुझे। सिद्धार्थ उस पिज्जा की दुकान पर जाता है और काफी इंतजार करने के बाद जब वहाँ कोकोनट पिज्जा बनाने वाला आता है, तभी उसे देखकर सिद्धार्थ उससे बोलता है, सुनो भाई, आप यहाँ पे कोकोनट पिज्जा बनाते हो, तो क्या आपका कोकोनट पिज्जा बिक जाता है? आपको प्रॉफिट होता है क्या? क्या बताओ है क्या, एक अयप्पू सी पागल औरत आती है और कहती है कि हमको कोकोनट पिज्जा खाना है। हम कहते हैं बैठिए मैडम, लेकिन कोकोनट पिज्जा तो हम नहीं बनाते हैं। कोई और पिज्जा खाएंगी तो बताइए, वरना दूसरी दुकान चाहिए। तो कहती है कि अगर हमको खाना है तो कोकोनट पिज्जा खाना है, बनाना है तो तुमको ही बनाना है, और खाना है तो अभी खाना है, अभी बना के दो। हम कहते हम नहीं बनाते हैं, तो हमसे जबरदस्ती बनवाती है और चार खा जाती है। क्या बात कर रहे हो? अब तो आपको कोकोनट पिज्जा बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर वो औरत दोबारा आए ना तो उसे कह देना आपके कोकोनट पिज्जा की वजह से ना मैं अपना दुकान खो नहीं सकता। सिद्धार्थ की बात वो दुकानदार मान जाता है और जब राधा उसकी शॉप पर पिज्जा खाने जाती है तो उसे मना कर देता है और इस तरह राधा का कोकोनट वाला पिज्जा खाने का शौक ही खत्म हो जाता है। ये कहानी है दो दोस्त ममता और सुमन की। ममता एक गरीब घर की बहू थी, जबकि सुमन उसके बचपन की दोस्त थी जो कि अमीर घर की बेटी थी। दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़ाई की थी और उनकी दोस्ती स्कूल के समय से ही बहुत गहरी थी। ममता बेशक थी पढ़ाई लिखाई में अच्छी, लेकिन फिर भी गरीब परिवार के होने के कारण उसके माता पिता उसे सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए। दूसरी तरफ सुमन, जिसके पास हर सुविधा थी, लेकिन उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था।
तभी एक दिन ममता सुमन से बोलती है। सुमन, तुम पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगाती हो? तुम्हारे पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम तो अच्छे से पढ़ लिख कर किसी पद पर भी पहुंच सकती हो। यार मैं क्या करूँ, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अब जबरदस्ती तो कोई काम नहीं कर सकती हूँ। सुमन, तुम अपनी किस्मत के साथ खिलवाड़ मत करो। तुम्हारे जैसी किस्मत सभी को जल्दी नहीं मिलती है। तुम्हारे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी हर जिद को पूरा करते हैं। तुम भी उनका सपना पूरा करो और पढ़ लिख कर किसी लायक बनो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ आगे से पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी। अब एक पढ़ी लिखी लड़की की दोस्त अनपढ़ रह जाए, ये तो बात गलत रह जाएगी ना। हाँ ठीक है, तुम यही समझकर पढ़ लो, लेकिन पढ़ाई कर लो तुम खुद के लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए कर लो। और तुम तो मेरी बात हमेशा सुनती ही हो ना, तो यही समझ लो कि तुम्हें आगे बढ़ते देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। अपने परिवार वालों और ममता के दबाव के कारण सुमन पढ़ना शुरू कर देती है और स्कूल खत्म होने के बाद उसे आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ममता का स्कूल खत्म होने के बाद उसकी आगे की पढ़ाई रोक दी जाती है और उसकी शादी गोपाल नाम के लड़के से हो जाती है। जैसे कि हम पहले से जानते थे कि ममता गरीब थी, उसे हिसाब से ही उसकी शादी एक गरीब परिवार में हुई थी। उसका पति गोपाल एक छोटी सी दुकान चलाता था और घर की स्थिति भी कोई खास ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी ममता ने अपने गरीब ससुराल को अपनाया और अपने पति के साथ मेहनत करके काम को आगे बढ़ाने में साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ पढ़ाई खत्म होने के बाद सुमन की शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से करवा दी जाती है। हैसियत में इतना फर्क होने के बाद भी सुमन और ममता की दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। जब वो दोबारा इंडिया लौट कर आई तो वो सबसे पहले ममता से मिलने के लिए उसके घर पहुंची, जहां उसने उसकी माँ से पूछा, आंटी जी ममता कहाँ है? आज इतने सालों बाद जब मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ तो वो यहाँ पर नहीं है। बेटी, तुम्हारे जाने के बाद हमने कुछ समय बाद ही उसकी शादी कर दी थी। अब वो अपने ससुराल में है। क्या आंटी जी, ममता की शादी हो गई? मैं तो यहाँ उसको अपनी शादी की खुशखबरी देने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ तो मुझे उसकी ही शादी की खुशखबरी मिल गई। आंटी जी, मुझे उससे मिलना है, आप मुझे उसका एड्रेस दे दीजिए। ठीक है बेटी, तुम यहाँ रुको, मैं अंदर से कॉपी कलम लेके आती हूँ और तुम्हें उसका एड्रेस लिख कर देती हूँ। ममता की माँ कमरे के अंदर जाती है और कॉपी कलम लाकर ममता का एड्रेस लिखकर सुमन को दे देती है। सुमन एड्रेस लेकर ममता के ससुराल पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी सास चारपाई पर लेटी हुई अपने दिन गिन रही होती है, तो वो जमीन पर बैठकर सब्जियां काट रही होती है। उसके पास जाकर बोलती है, मैं तुझे याद हूँ या तू मुझे भूल गई? तू यहाँ कैसे आ गई? तुझे मेरे ससुराल के एड्रेस कैसे पता चला? और तू इंडिया कब आई? और तेरी शादी भी हो गई? अरे अब बस भी कर, सारे सवाल एक ही साथ पूछ लेगी क्या? एक एक करके सवाल पूछ तो मैं उसका आंसर भी दूं। अच्छा ठीक है, अब तो मैंने पूछ लिया ना, अब जल्दी से मुझे सभी सवालों के आंसर दे। जब मैं इंडिया वापस आई तो मैं सबसे पहले तेरे घर गई, तो आंटी ने मुझे तेरे ससुराल का एड्रेस दिया और मेरी शादी इतनी जल्दीबाजी में हुई कि मुझे खुद भी नहीं पता लगा कि मुझे क्या बतानी है। लेकिन मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूँ, मेरा पति बहुत अमीर है। तेरी जैसी किस्मत सबकी नहीं होती है। मायके में तो अमीर थी और ससुराल भी तुझे अमीर ही मिला है। मैं भी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। तेरा पति कहाँ है? जरा उनसे मुझे भी तो मिलवा, क्या काम करते हैं वो? मेरे पति एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, बस उसी से हमारा घर का गुजारा होता है। और मैं तुझसे क्या ही छुपाऊं, ना तो मेरी मायके की स्थिति अच्छी थी और ना ही ससुराल की। मेरी सास तो हमेशा बीमार ही रहती है और सारे पैसे उन्हीं के इलाज में लग जाते हैं। जैसे तैसे करके बस हम दिन काट रहे हैं। तू इतनी परेशानी में थी तो तूने मुझसे बात करने की कोशिश तक नहीं की। मैं तुझसे क्या ही बात करती, लाइफ में इतना उथल पुथल हो गया था कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, तो तू चिंता मत कर। अब पहली बार तेरे घर आई हूँ तो तू मुझे कुछ खिलाएगी पिलाएगी नहीं क्या? बता ना, तू क्या खाएगी, मैं तेरे लिए वही बना दूंगी। तू मुझे एक अच्छी सी अदरक वाली चाय पिला दे, बस। बहुत दिन हो गए हैं तेरे हाथ की अदरक वाली चाय नहीं पी। ठीक है, तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। ममता रसोई में जाकर सुमन के लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती है। सुमन चाय पीकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद वो फिर से ममता से मिलना शुरू करती है और दोनों अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव एक दूसरे से बांट लिया करते। सुमन को पता था ममता के पास साधन कम है, इसलिए उसने उसे कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो गरीब है। जब ममता को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो पहले की तरह सुमन बिना किसी सवाल किए उसकी मदद किया करती। एक दिन अचानक से ममता के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट गया।
उसके पति की दुकान में आग लग गई और बहुत नुकसान हुआ और वो बहुत ही परेशान बैठी थी। तभी सुमन उससे मिलने के लिए आती है। क्या हुआ ममता, तुम रो क्यों रही हो? और घर में सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं सुमन, कुछ भी ठीक नहीं है। अचानक से मेरे पति की दुकान में आग लग गई है। हमें बहुत नुकसान हो गया है। हमारी स्थिति पहले से ही खराब थी, अब तो और खराब हो गई है। तुम चिंता मत करो ममता, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। मैं जानती हूँ सुमन कि तुम मेरी मदद जरूर करोगी। हमेशा से जब भी मेरे ऊपर कोई भी मुसीबत पड़ी है, तुमने ही तो मेरी मदद करी है। तुमने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं गरीब हूँ और तुम अमीर। उस समय में सुमन ममता को दिलासा देकर वहाँ से चली जाती है और घर जाकर अपने पति से अपनी दोस्त की परेशानी के बारे में बात करती है। इसके बाद ममता के पति को वो अपने पति की कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी दिलवा देती है। उसकी आर्थिक सहायता में भी मदद करती है, जिससे उसके परिवार को बहुत राहत मिलती है। और उसका पति गोपाल सुमन से बोलता है, सुमन जी, अगर आप जैसा दोस्त ना हर किसी को मिल जाए ना, तो मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इंसान कभी खुद को अकेला नहीं समझेगा। गोपाल जी, ममता मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम बचपन से ही साथ में रहे, तो भला मैं उसे दुखी कैसे होते हुए देख सकती हूँ? मैं हमेशा उसकी मदद करती हूँ। उसकी मदद करना मुझे अच्छा लगता है। फिर भी सुमन जी, आज के जमाने में कौन इतना करता है किसी के लिए? आज के समय में भाई भाई का सगा नहीं होता है, बेटा बाप का सगा नहीं होता है। लेकिन आप इतनी अमीर होने के बाद भी अपनी गरीब दोस्त को भूली नहीं। ममता, तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी दोस्त मिली है जिन्होंने तुम्हारी मदद करी है। अगर इस तरह देखा जाए तो मैं भी बहुत किस्मत वाली हूँ, जब मुझे आज के जमाने में ममता जैसी एक सच्ची दोस्त मिली और हमेशा मेरा भला सोचती है। सुमन की छोटी सी मदद से ममता का बिखरा हुआ परिवार और घर फिर से बस जाता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगती है। कुछ समय बाद वो अपने पति की मदद के लिए अपना छोटा सा बुटीक चालू कर देती है। साथ ही उसका बुटीक चल पड़ता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर अपनी आर्थिक स्थिति को और भी ज्यादा बेहतर करते चले जाते हैं। और सुमन का उनके घर पर आना जाना पहले से ज्यादा हो जाता है और समय के साथ साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। रश्मि, सब्जियां निकालने के लिए वो जैसे ही फ्रिज खोलती है, उसे सब्जियां ना दिखकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आप से बोलती है, जब भी फ्रिज खोलो हमेशा ही फ्रिज खाली मिलती है। बल्कि मैंने माँ जी को एक दिन पहले ही बोला था कि माँ जी सब्जियां खत्म हो गई है, ले आइएगा, लेकिन मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देती, ना ही सास और ना ही पति। अभी जाकर माँ जी को बताती हूँ। माँ जी, खाने में क्या बनाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू, जो तेरा मन करे आज तू वही बना ले। तेरी पसंद तो सबको पसंद आती है। माँ जी, बनाने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। फ्रिज में एक भी सब्जी नहीं है, बल्कि मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि माँ जी सब्जी नहीं है, ले आइए। बहू, कल मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं भूल गई थी एकदम से। माँ जी, आप तो भूल गई, लेकिन मेरा तो काम रुक गया ना। अब मैं क्या बनाऊं? कोई नहीं, दाल बना ले। अब सब्जी नहीं है तो क्या करेगी? माँ जी, दाल आपके बेटे को पसंद नहीं है। अभी वो जैसे ही नाश्ता करने के लिए आएंगे और दाल देखेंगे तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो। मैं पड़ोस में जाकर देखती हूँ, एक सब्जी वाली लगाती है। अगर उसके पास कोई सब्जी होगी तो मैं ले आऊंगी। तब तक तू चाय बना ले। ठीक है माँ जी। संगीता सब्जियां लेने के लिए घर के बाहर, जहां सड़क के किनारे एक सब्जी वाली बैठी होती है, जिसके पास सिर्फ गोभी होती है। संगीता उससे गोभी खरीदकर घर आ जाती है और रसोई में जाकर रश्मि को दे देती है। बहू, उसके पास सिर्फ गोभी ही थी, मैं वही ले आई। तू इसी की सब्जी बना ले। कोई बात नहीं माँ जी, मैं गोभी के पराठे और चटनी बना लूंगी, जल्दी ही बन जाएगी और सबको पसंद भी आएगी। हाँ बहू, सही कहा। वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं गोभी के पराठे खाए हुए। तू बना, मैं अभी आती हूँ। रश्मि गोभी के पराठे बनाने की तैयारियों में लग जाती है। तभी उसका पति मोहित उसे आवाज लगाता है, रश्मि, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। मोहित जी, मैं रसोई में हूँ, अभी आती हूँ। वैसे ही खाना बनाने को लेट हो गया, अब मोहित जी भी बुला रहे हैं। एक काम करती हूँ, पहले उनकी सुन लेती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद काम कर लूंगी, वरना वो शोर मचा मचा कर पूरे घर को सर पर उठा लेंगे। जी मोहित जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया। मैं पूछ रहा था कि तुमने खाने में क्या बनाया है। मुझे कोई खास भूख नहीं है। अभी अगर तुम कुछ मीठा खिला दो तो मजा ही आ जाए। मुझे 2 दिन से मीठा खाने का बहुत मन कर रहा है। लो,
मैंने तो गोभी के पराठे बनाने की तैयारी कर ली और ये है कि इनको सब मीठा खाने का मन कर रहा है। क्या हुआ, कहाँ खो गई तुम? मैंने कुछ ज्यादा बनाने को बोल दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये सोच रही थी कि क्या बनाऊं मीठे में। आप तैयार हो जाइए, मैं देखती हूँ। रश्मि की नजर घिसी हुई गोभी पर जाती है और वो गोभी को घी में भूनकर उसे दूध, चीनी और मेवे डालकर उसकी मिठाई बना देती है। कुछ देर बाद सभी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी रश्मि सबके लिए गोभी की मिठाई लेकर आती है। ये किस चीज की मिठाई है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले आप खाकर बताइए कि कैसा बना है, उसके बाद बताऊंगी कि किस चीज की मिठाई है। लेकिन बहू, तूने तो बोला था कि तू गोभी का पराठा बनाएगी, तो फिर ये मिठाई क्यों बनाई? माँ जी, मैं तो पराठे ही बना रही थी, फिर मोहित जी ने बोला कि उनको मीठा खाने का मन हो रहा है, तो मैंने मिठाई बना ली, क्योंकि मीठा तो आपको भी पसंद है ना। हाँ बहू, सही किया तूने। अब जल्दी से दे दे, मुझे खाना है। जी माँ जी, अभी देती हूँ। सभी लोग एक साथ बैठकर रश्मि की बनाई हुई मिठाई खाते हैं और उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो जो मिठाई खा रहे हैं वो गोभी की बनी हुई है। तभी मोहित बोलता है, मिठाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि ये किस चीज की मिठाई है। हाँ बहू, मुझे भी ये जानना है कि ये कौन सी मिठाई है। आप लोग सुनकर हैरान रह जाएंगे अगर मैंने बता दिया तो। पहले बताओ तो। ये गोभी की मिठाई है, जिसकी हम लोग सब्जी खाते हैं। क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? भला गोभी से मिठाई बनती है? बिल्कुल बनेगी मोहित जी, तभी तो बनाई है। बहुत आसान तरीका है इसे बनाने का। तब तो तुम दूसरे तीसरे दिन बना ही लिया करो, क्योंकि हमें तुम्हारी बनाई गोभी की मिठाई बहुत पसंद आई। क्यों माँ, सही बोला ना मैंने? हाँ बेटा, बिल्कुल सही बोला तूने। स्वाद तो बहुत अच्छा है इसका, हमारा पैसा भी बचेगा और हमें घर की फ्रेश मिठाई खाने को भी मिलेगी। अपने परिवार वालों की बात सुनकर रश्मि को बहुत खुशी होती है। दिन बीतते हैं। तभी एक दिन संगीता रश्मि के साथ अपनी पड़ोसन जानकी के घर जाती है और देखती है कि वो घर की साफ सफाई में लगी हुई है। तभी संगीता बोलती है, तू अभी तक साफ सफाई में ही लगी हुई है। तुझे तो हमारे साथ गुरुजी के आश्रम में जाना था ना। जाना तो था, लेकिन क्या करूं, मेरी बेटी और दामाद घर आ रहे हैं, उन्हीं के स्वागत की पूरी तैयारी में लगी हुई हूँ। बस एक ही कमी रह गई है कि मिठाई नहीं ला पाई, और अब इतनी जल्दी जल्दी में मिठाई कौन लेके आएगा दुकान से? अभी तो दुकान भी नहीं खुली होगी। तुझे जब पता था कि वो लोग आने वाले हैं तो तुझे कल ही मंगा लेना चाहिए था ना। तू इतनी आलसी कैसे हो सकती है? मैं आलसी नहीं हूँ संगीता, कल मुझे नहीं पता था कि वो लोग आने वाले हैं। उन्होंने रात में ही मना कर दिया था कि हम लोग नहीं आएंगे, लेकिन सुबह फोन किया कि हम रास्ते में हैं और आ रहे हैं। तो मैं क्या करती, मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी ना। ठीक है, फिर तू अपनी बेटी और दामाद की खातिरदारी कर। मैं चली अपनी बहू को लेकर गुरुजी के पास। संगीता ऐसा मत कर, मुझे भी गुरुजी के पास जाना है। कल चल लेना, आज रुक जा, तू भी मिल लियो मेरे बेटी दामाद से। ठीक है, रुक जाती हूँ, लेकिन अब तू क्या करेगी? क्या देगी उन्हें पानी के साथ? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जानकी आंटी, आपके घर में गोभी है या नहीं? बहू, ठंड में गोभी ना मिले घर में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तब तो समझ जा कि तेरा काम बन ही गया, क्योंकि मेरी बहू गोभी की मिठाई बहुत अच्छी बनाती है कि अगर तू वो बाहर लेने जाएगी तो तुझे मिलेगी ही नहीं। वो तो वैसे भी नहीं मिलेगी, गोभी की मिठाई कहाँ ही बनती है। तो मुझे पागल बना रही है क्या? मैं सच बोल रही हूँ कि मेरी बहू बहुत अच्छी गोभी की मिठाई बनाती है। अगर तेरी बेटी दामाद आएंगे तो दोबारा मांगेंगे। अगर ऐसी बात है तो बना दे बहू, वैसे भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। थोड़ी देर बाद मिठाई की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। तभी जानकी रसोई में आती है और मिठाई को देखकर बोलती है, बहू, मिठाई तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आंटी जी, आप खाकर भी देख लीजिए। मन तो कर रहा है खाने का, जरा चखा तो सही। बिल्कुल आंटी जी, अभी देती हूँ। वाह बहू, सच में मजा ही आ गया, मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है। जानकी और रश्मि आपस में बातें कर ही रही होती हैं। तभी जानकी की बेटी और दामाद दोनों आ जाते हैं और रश्मि उनके लिए गोभी की बनाई हुई मिठाई लेकर आती है और सभी उस मिठाई को खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं और पैक करवा के घर भी ले जाते हैं। उनके जाने के बाद जानकी बोलती है, बहू, आज तूने मेरी इज्जत बचा ली,
वरना मेरी बेटी दामाद के सामने मेरी बेइज्जती ही हो जाती। मुझे माफ करियो, मैंने तेरे हुनर पे शक किया। कोई बात नहीं आंटी जी, जब आपने कभी नहीं खाई तो आपको कैसे पता होगा। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। अब तो सब चले भी गए और मिठाई भी बच गई है, तो क्यों ना इसे हम ही लोग खा लें। बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ। जानकी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और एक साथ बैठकर गोभी की मिठाई खाते हैं। मंजू भले ही पैदा गरीब घर में हुई थी, लेकिन उसके शौक बिल्कुल अमीरों वाले थे। वो बिल्कुल अमीरों वाली जिंदगी जीना चाहती थी। जब भी वो किसी अमीर आदमी को देखती तो देखती ही रह जाती थी। एक दिन उसकी माँ अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही होती है, तभी वो वहाँ आ जाती है। माँ, आप तो ज्यादा से ज्यादा समय मशीनों के साथ ही बिता देती हैं। आपको सब कुछ याद रहता है, बस मेरी कही हुई बातें याद नहीं रहती। क्यों सुबह सुबह पूरा घर सर पर उठा रही है? कौन सी बात भूल गई मैं तेरी? यही कि तुझे अपनी सहेली की शादी में जाना है और मुझे तुझे साड़ी दिलवानी है। अरे माँ, आपको तो सब कुछ याद है। मुझे तो लगा आप भूल गई हैं, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। अगर मैं ऐसे ही छोटे छोटे चीजें भूलती रही ना तो फिर ये घर कैसे चलेगा? क्योंकि अगर तुझसे अगर कोई काम बोल दो तो वो अगले जन्म तक नहीं होता है। तू क्या खाक घर संभालेगी? नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। समय आने पे मैं सब कुछ करती हूँ। मैं घर भी संभाल सकती हूँ और घर का सारा काम भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो मुझे पता ही है कि तू कितना और क्या काम कर सकती है। मुझे मत सिखा। 10 बजे सोकर उठती है, उसके बाद मुझ पर चिल्ला रही है कि मैं तेरा काम भूल गई। अच्छा ठीक है माँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? मान ली मैंने आपकी बात की, गलती मेरी थी। अब चलो जल्दी से, मुझे शाम को अपनी सहेली की शादी में जाना है, देर हो जाएगी। हम अभी ही चल के साड़ी लेकर आते हैं। हाँ तो मैंने कहा मना किया है, लेकिन क्या ऐसे ही भूत बनकर जाना है? जाकर पहले नहा धो ले, कपड़े बदल ले, तब दोनों साथ में चलते हैं। ठीक है ना, अब देखो आप मेरी स्पीड में यूं गई और यूं नहा कर आई। मंजू वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर के बाद नहा धोकर तैयार होकर अपनी माँ के पास आती है और दोनों साड़ी लेने के लिए मार्केट निकल जाते हैं, जहाँ एक तरफ गायत्री बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर पटरी पर लगी चीजें देख रही थी, वहीं मंजू की नजर आसपास की बड़ी बड़ी दुकानों पर थी। गायत्री पटरी पर लगी साड़ियों को खड़ी होकर देखने लगती है, तभी मंजू अपने मन में बोलती है, माँ आप यहाँ लो क्लास मॉल में क्या देख रही हो? चलिए ना दुकान के अंदर चलते हैं। बेटा लगता है कि तू भूल गई है कि तू एक गरीब माँ की बेटी है, इसलिए तू अपने ये अमीरों वाले शौक है ना अपने पास रख और चुपचाप वहाँ से साड़ी देख। क्या माँ, आपको क्या लगता है मैं इस पटरी की साड़ी पहन के जाऊंगी अपनी सहेली की शादी में? हाँ तो बुराई क्या है, यहाँ पर भी तो साड़ियाँ अच्छी है। दुकान में बस लाइट और चमक धमक के पैसे ले लेते हैं, बाकी चीज तो यही रहती है ना। माँ अगर ऐसी बात होती तो लोग अमीर दुकानों में ही क्यों जाते? सामान खरीदते यूं पटरी से, जैसा सामान वैसा पैसा। क्वालिटी नाम की भी कोई चीज होती है। देख तू मुझसे ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर। अगर तुझे साड़ी लेनी है तो यहीं से लेनी पड़ेगी, वरना तेरी सहेली की शादी में नहीं जाना। माँ अगर मुझे उसकी शादी के लिए गरीबों वाली साड़ी पहन कर जाना पड़ेगा ना तो मैं जाऊंगी ही नहीं। एक काम करिए, आप अपने लिए ही साड़ी ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। मंजू गुस्से में बिना साड़ी लिए ही अपने घर वापस आ जाती है और गुस्से में जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। मंजू को देखकर गायत्री अपने मन में सोचती है, गायत्री तू ये क्या कर रही है? अपनी गरीबी के कारण अपनी बेटी की खुशियों को क्यों दबा रही है? एक लौती बेटी है तेरी, अगर तू उसके अरमान नहीं पूरे कर पाएगी तो क्या ही करेगी? गायत्री बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद अपनी नई मशीन के पैसे उठाकर मंजू को साड़ी लेने के लिए दे देती है, जिसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से दोबारा मार्केट जाकर सुंदर सी साड़ी खरीद के ले आती है। दिन यूं ही गुजरते हैं और बीतते समय के साथ उसके शौक और बढ़ते चले जाते हैं, जिसे पूरा कर पाना गायत्री के बस में नहीं था। एक दिन जब वो अपने कॉलेज से बाहर निकलती है तो उसकी नज़र अपने कॉलेज के सामने अमीरों वाले कॉलेज के गेट पर जाती है, जो कि खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर वो देखती रह जाती है और अंदर जाने की जिद पकड़ लेती है। तभी उसका दोस्त केशव वहाँ आता है और बोलता है, मंजू क्या हुआ तुझे? तू ऐसे अमीरों वाले कॉलेज को क्यों देख रही है? क्योंकि मैं इसके अंदर जाने की सोच रही हूँ। आज पहली बार मैंने इसका गेट खुला हुआ देखा है। जो बाहर से इतना सुंदर लग रहा है तो अंदर ना जाने कितना सुंदर होगा, मुझे तो देखना है। लगता है ना तेरा दिमाग खराब हो चुका है। ये अमीरों के शौक पालते पालते ना लगता है दिमाग का संतुलन खो चुकी है तू। अरे तू अमीर नहीं है, तू गरीब है। चल घर चल। मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे कॉलेज के अंदर जाना है। अब बता, तू चलेगी मेरे साथ या नहीं? मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ। मेरे अंदर इतना दिमाग है कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ही रहूंगा।
मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अकेले ही जा रही हूँ। अरे मंजू, ऐसा मत कर। उस कॉलेज में गरीबों का जाना मना है। अगर किसी ने देख लिया ना तो बिना बात के बवाल हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मंजू तो अंदर जाके ही रहेगी। जो होगा देखा जाएगा। मंजू मुंह में कपड़ा बांधकर अमीरों के कॉलेज में एंट्री करने के लिए चली जाती है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से वॉचमैन उसकी आईडी चेक नहीं करता और मंजू को कॉलेज में एंट्री मिल जाती है। मंजू घूमते हुए पूरे कॉलेज को देखती है। उसे वो कॉलेज बहुत पसंद आता है। मौका देखकर वो बाहर भी आ जाती है और घर जाकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपको पता है आज मैंने क्या देखा, जिसे देखने के बाद तो मेरा मन कह रहा है कि मैं बस वहीं जाऊँ। ऐसा क्या देख लिया तूने जो तेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है? बता जरा, मैं भी जानूं। बताऊंगी, जरूर बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझ पे गुस्सा नहीं करेंगी। साथ ही साथ मैं जो बोलूंगी आप उसे मानेंगी। पक्का जरूर। कोई बकवास बात ही होगी। रहने दे, अपनी बात तू अपने ही पास रख। मुझे नहीं सुनना है तो जा यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दे। अच्छा ठीक है, आप कोई वादा मत करो, लेकिन मेरी बात तो सुन लो। अब की ना तूने समझदारी वाली बात। जल्दी बता कि क्यों खुश है इतना। माँ, आपको पता है आज मैं चोरी से अमीरों वाले कॉलेज में घुस गई थी। क्या कॉलेज था माँ, देखकर तो दिल ही खुश हो गया, मानो कि मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तू वहाँ गई क्यों। माँ, मैं वहाँ कॉलेज देखने के लिए गई थी। बहुत टाइम से अंदर जाने की सोच रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था, और जब मौका मिला तो मैं घुस गई। माँ, मेरा तो एडमिशन अमीरों वाले कॉलेज में ही करवा दो। मैं सोच ही रही थी कि तूने ये बात अब तक बोली क्यों नहीं। पहले अमीरों वाली साड़ी का शौक, अब कॉलेज का। किसी दिन कहेगी कि माँ एक अमीर लड़का देखकर मेरी शादी करवा दो ताकि मैं आगे की जिंदगी अच्छे से गुजार पाऊँ। माँ, ऐसे बात तो आपने सही कही है। मैं कल से ही अमीर घर के लड़कों को अपना दोस्त बनाऊंगी। अब तो खुश है ना आप? मंजू इतना कहकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है और गायत्री अपने सर पर हाथ मारते हुए बोलती है, भगवान ही जाने मेरी इस बेटी का उसके अमीरों वाले शौक का क्या होगा। भगवान ने ना जाने इसकी किस्मत में क्या लिखा है, ये तो वही जाने। लेकिन इसके शौक को देखकर कभी कभी मुझे डर लगता है। भगवान सब कुछ ठीक रखना मेरी बेटी के जीवन में, बस इतनी सी प्रार्थना है आपसे। मंजू अपनी माँ की बात को सीरियस ले लेती है और सच में अमीर लड़के से दोस्ती करने के लिए वो अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज जाना शुरू कर देती है। वो बात और थी कि उन कपड़ों में से एक भी कपड़े उसके नहीं थे, बल्कि उसकी एक सहेली के थे। दिन गुजरते हैं, उसी बीच उसकी मुलाकात एक अमीर लड़के से हो जाती है और समय के साथ मंजू उसे शादी करने के लिए भी मना लेती है और अपनी माँ के पास ले आती है। माँ, इनसे मिलिए, ये राजीव है, इनकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इसे यहाँ क्यों लाई है? ये है कौन? माँ, ये आपके होने वाले दामाद हैं। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया था। इनके पास इतना पैसा है कि इन्हें हमारी गरीबी से कोई परेशानी नहीं है, बल्कि इनके माँ बाप की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये अपने घर में अकेले हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ उनके घर चलो। अपनी बेटी की पसंद देखकर गायत्री की आंख खुल जाती है और उसके पास शादी को मना करने का कोई कारण नहीं था। कुछ दिनों बाद गायत्री मंजू की शादी अमीर लड़के से करवाकर अपनी बेटी और दामाद के साथ रहने लगती है और इस तरह से अमीरों के शौक रखने वाली मंजू सच में अमीर हो जाती है। साथ ही अपनी गरीब माँ का भी सारा जीवन सुधार देती है। प्रीति सुबह सुबह नहाने के लिए बाथरूम में जा रही होती है और दरवाजा खोलती है, लेकिन पहले ही बाथरूम में कोई और गया हुआ था। प्रीति दरवाजा खटखटाते हुए कहती है, अरे भाई, कौन है अंदर? जब पता है कि इस समय मुझे तैयार होना होता है, नहाना होता है, तो कौन घुस गया है? अरे भाई, जो भी है जल्दी निकलो, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। प्रीति काफी देर तक दरवाजे पर ही बैठी रहती है। कुछ देर बाद प्रीति का ससुर विनोद बाथरूम से बाहर आता है। अपने ससुर को देखकर प्रीति बिल्कुल शांत हो जाती है। बहू, थोड़ा धीरज रख लिया कर। इस घर में और भी बहुत लोग हैं और घर में हर किसी को बहुत काम होता है। एक तू ही अनोखी नहीं है जिसे लाखों काम है। अरे बाकी के लोग भी घर पे बैठे रोटी नहीं तोड़ते, अरे उनको भी तो काम होता है। माफ करना ससुर जी, मुझे नहीं पता था कि आप ही अंदर हो। प्रीति चुप हो जाती है और जैसे ही प्रीति के ससुर वहाँ से जाते हैं, तुरंत प्रीति बाथरूम में घुसती है, लेकिन बाथरूम में हर जगह नाले का पानी आ रहा होता है। ये देखकर प्रीति काफी गुस्सा करती है।
छी 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 छी, पूरी दुनिया सुधर सकती है लेकिन ये मेरे ससुराल वालों का बाथरूम नहीं। यहाँ कोई नहा कैसे सकता है? लोग नहा धोकर साफ होते हैं और यहाँ का हाल देख के तो ऐसा लगता है कि लोग और गंदे हो जाएंगे। पता नहीं क्या ड्रामा है इन लोगों का। मैं नहीं नहाने वाली, जा रही हूँ अपने मायके, वहीं नहाऊंगी। प्रीति इतना बोलकर वहाँ से अपने मायके जाती है और अपनी माँ आंचल से कहती है, माँ मोटर चला दो, एक तो वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से ससुराल का बाथरूम भी मर गया है। अरे मेरे ससुराल वाले ऐसे निकलेंगे मुझे पता ही नहीं था। इतने टाइम से बाथरूम खराब है लेकिन ठीक नहीं करवा सकते हैं ये लोग। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि अपनी पसंद के लड़के से शादी मत कर, लेकिन तूने ही मेरी बात नहीं सुनी और अब देख लिया ना कितने चिंदी लोग हैं वो। अब तू यहाँ क्यों आई है वैसे? जिसके लिए रोज आती हूँ उसीलिए आई हूँ। बाथरूम में पानी भरा हुआ है ना, वो भी गंदे नाले का। पता नहीं ससुर जी कैसे उसमें इतनी देर रह लेते हैं, मुझे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता है उसमें। मैं यहाँ पर नहीं नहाऊंगी, वहाँ तो हाल बुरा हो रखा है बाथरूम का। ठीक है, अब क्या ही बोल सकती हूँ, तूने खुद ही वहाँ शादी की थी ना, सही है, अब पछता। प्रीति के ससुराल का बाथरूम बहुत ही ज्यादा खराब हो रखा था। यहाँ तक कि कई बार प्रीति के ससुराल वाले खुद भी उसके मायके में बाथरूम का ही इस्तेमाल किया करते। ऐसे ही एक दिन प्रीति की सास राधा पसीने में बैठी होती है। ये देखकर प्रीति कहती है, माँ जी आपको क्या हुआ? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? एसी भी चल रहा है, ठीक तो है ना आप? बहू मुझे पोटी आई है बहुत जोर से, इसीलिए पेट दबा के बैठी हूँ। माँ जी अगर आपको पोटी आई है तो आप यहाँ क्या कर रही है? जाओ ना। बहू कैसे जाऊँ मैं, बाथरूम में पानी आ नहीं रहा है और नाले का पानी अलग भरा हुआ है। माँ जी मैं तो आपको कब से ही बोल रही हूँ कि हमारा बाथरूम मर गया है, फिर भी आप मेरी मानती नहीं हो। अरे बाथरूम की हालत ऐसी है कि वहाँ इंसान को जाने का मन ही ना करे। बहू तेरी बातें तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन तेरे ससुर जी को मैं कैसे समझा सकती हूँ? तू तो जानती है ना अपने ससुर जी को, वो कहाँ ही किसी की बात मानते हैं, हमेशा ही अपने मन की करते रहते हैं। इतना पुराना हो गया है बाथरूम, लेकिन उन्हें तो ठीक ही नहीं करवाना है। ससुर जी तो सच में किसी की बात ही नहीं मानते हैं। अच्छा मेरे मायके चली जाइए, आपका प्रेशर बन रहा है, यहाँ खड़े होकर बात करने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी जाइए। रुका तो मुझसे भी नहीं जा रहा है बहू, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, अभी तेरे मायके ही जाऊँ। धीरे धीरे करके अब प्रीति के ससुराल वाले सब लोग उसके मायके का ही बाथरूम इस्तेमाल करने लग गए थे। पहले तो सब झिझकते हुए जाते थे, लेकिन अब तो ना कोई झिझकती, ना ही आंखों में कोई शर्म थी। ये सब आंचल को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपनी बेटी प्रीति से कहती है, प्रीति बेटा देख, अब तेरे ससुराल वालों का ना बहुत हो गया है, मैं रोज रोज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ इन्हें। अरे बाथरूम तो हर इंसान की सबसे पहली जरूरत है और तेरे ससुराल वाले मायके के बाथरूम में घुस जाते हैं। मेरा बोलना अच्छा नहीं लगेगा उन्हें, इसलिए कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन सच में अब ज्यादा हो गया है। हाँ माँ आप सही कह रही हो, अब तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा हो गया है। अरे जब तुझे भी लग रहा है जो मैं बोल रही हूँ वो सही है तो कुछ बोलती क्यों नहीं तू? माँ आप टेंशन मत लो, ससुराल मायके का अब एक बाथरूम ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। प्रीति भी अब अपने ससुराल वालों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए अब उनको सबक सिखाने की ठान लेती है। अगली सुबह जब प्रीति के ससुर नहाने के लिए बाथरूम में जा रहे होते हैं तो प्रीति उनसे पहले बाथरूम में चली जाती है और गीजर चालू कर देती है। बहुत शौक है ना ससुर जी को मायके ससुराल का एक बाथरूम करने का। अब नहाइए, अब इस तेज गर्मी में भी गीजर के पानी से जब शरीर पे डलेगा ना तो अकल आ जाएगी। प्रीति गीजर चालू करके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ विनोद नहाने जाता है। विनोद जैसे ही शावर चालू करता है उसके शरीर पर गरम गरम पानी पड़ना शुरू हो जाता है। विनोद तुरंत ही बाहर आता है और चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या बदतमीजी है, इतना गर्म पानी क्यों डाला? अरे मैं जल जाता तो क्या होता? ए बहू, ओ बहू, सुन कहाँ है तू? विनोद के चिल्लाने के बाद वहाँ सब लोग आ जाते हैं। अरे ससुर जी क्या हुआ आपको? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? ए बहू ठीक कहाँ से होगा? अरे इस गर्मी के मौसम में गीजर कौन चालू करता है? या फिर किसी ने जानबूझ के चालू कर दिया ताकि मैं नहाऊं और गर्म पानी से जल जाऊं? अरे हाँ ससुर जी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी कि माँ के बाथरूम में भी परेशानी आ रही है। गीजर बंद ही नहीं हो रहा है, बार बार अपने आप चालू हो जाता है। मैं तो खुद ही गर्म पानी से नहाई हूँ। अरे खराब हो रखा है तो ठीक क्यों नहीं करवाया?
अरे बाथरूम तो जरूरी होता है ना। अब ये हाल बाथरूम का रहेगा तो काम कैसे चलेगा। अरे बहन जी, इसे जितना जल्दी आप ठीक करोगी ना उतना ही अच्छा रहेगा। भाई साहब, ये आप कैसी बात कर रहे हो? आपको तो पता है कि मैं अकेले ही रहती हूँ और अकेले ही कमाती हूँ। इतनी जल्दी कैसे ठीक करवा लूंगी? और वैसे भी मुझे तो गर्म पानी से नहाने में कोई परेशानी नहीं है। आप ही क्यों नहीं ठीक करवा देते गीजर? अरे मैं क्यों ठीक करवाऊँ? घर तो आपका है ना, और तो घर आपका है तो बाथरूम भी आप ही का हुआ। तो आप ठीक करवाओ ना। मैं अपना बाथरूम तो ठीक करवा नहीं पा रहा तो आपका क्या खाक करवाऊंगा। ससुर जी, बाथरूम तो मेरे मायके और ससुराल का एक ही है ना, तो आप यहाँ ठीक करवाओ या वहाँ ठीक करवाओ, बात तो एक ही है ना। देखेंगे बाद में कि करना क्या है। वैसे जब बहन जी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्यों ही दिक्कत करें। प्रीति अब ऐसे ही हर रोज मायके के बाथरूम में गड़बड़ करने लगी थी और विनोद भी काफी परेशान होने लगा था। लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वो कुछ कहे तो प्रीति भी जवाब में कह देती थी। इसलिए अब ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद विनोद बाथरूम में जाता है लेकिन पानी नहीं आ रहा होता। विनोद बाथरूम से ही आवाज लगाने लगता है। अरे बहू, ओ बहू, सुनती है? अरे जरा मोटर चला दे, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा। ससुर जी, मेरे माँ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए ये इस बार उन्होंने पानी का बिल ही नहीं भरा है। अखबार लाऊं? अरे अखबार क्यों दे रही है? वो तो सुबह ही पढ़ लिया था। अरे पानी नहीं है तो अखबार ही काम आएगा ना। विनोद अब काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। अगले दिन विनोद अब अपने घर में बाथरूम बनवाने का काम शुरू करवा देता है। कुछ दिनों बाद बाथरूम बन जाता है तो विनोद अपनी बहू और समधन से कहता है, अरे बहन जी, आपका बाथरूम जितने भी दिन मैंने इस्तेमाल किया उसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अपना ही बाथरूम अच्छा लगता है, इसलिए अब से मैं अपने ही बाथरूम में जाया करूँगा। देखा ना माँ, आखिरकार मेरी बात तो कभी ससुर जी ने मानी नहीं है। अब जब खुद की बेइज्जती हुई तो झटपट बाथरूम बना दिया ना। इतने जतन करने के बाद आखिरकार प्रीति के ससुराल में भी बाथरूम बन ही जाता है।